Hello students, you are welcome in the beautiful world of chemistry। और हम डिस्कस करेंगे आज E1, E2 और E1 CV मैकेनिज्म। ओके, तो वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको डेफिनेटली नीट एग्ज़ाम में ये रिएक्शंस ज़रूर मिलेगी, चाहे वो E1 से मिले, चाहे E2 से या फिर E1 CV से। तो तीनों को हम एक साथ में देख लेते हैं और अलग अलग भी देख सकते हैं, राइट। तो E1, E2 और CV रिएक्शंस, राइट, एग्ज़ाम में क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है इन रिएक्शन से। तो बेटा यहाँ हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे और उस एग्जाम्पल्स के थ्रू हम E1, E2 और E1 CV मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करेंगे। तो क्वेश्चन दोनों तरीके से पूछा जा सकता है, यहाँ से स्टेटमेंट वाइज भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और प्रोडक्ट वाइज भी प्रोडक्ट पूछा जा सकता है आपसे। ओके, तो फोकस करना है आपको, अपने अपने पास क्या रखना है बेटा, कॉपी रखना है, पेन रखना है और अपनी जगह पे बैठना है और बाकी मेरा काम है समझाने का। ओके, तो होपफुली कि सारी चीज़ें आपको अच्छे से आज क्लैरिटी के साथ में E1, E2, E1 CV मैकेनिज्म समझ में आने वाली है, राइट। अब देखते हैं हम E1 मैकेनिज्म की तरफ, राइट। तो बेटा देखो, E1 मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर जैसे दिया हुआ है E1 मैकेनिज्म दिया हुआ है बेटा और E2, E1 CV, राइट। तो सबसे पहले मैं E1 रिएक्शन देखता हूँ, है ना। तो E1 रिएक्शन की बात कर लेते हैं हम, E1 रिएक्शंस, राइट। E1 रिएक्शंस की अगर बेटा बात करोगे तो रेट के बेस पे बोला जाता है इसे, क्या कहते हैं हम इसे, यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शंस, यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शंस, यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शंस, राइट। इसे बोला जाता है यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शंस। तो रेट ऑफ रिएक्शंस डिपेंड्स ओनली द कंसंट्रेशन ऑफ ओनली वन सब्सटेंस। ओके, तो अगर हम यहाँ देखेंगे एग्जाम्पल्स ले लेते हैं E1 को समझ लेने के लिए। तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स, राइट, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। तो हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे क्योंकि ये एग्जाम्पल बेटा है आपका E1 मैकेनिज्म का, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। इसको अंडरस्टैंड करना है हमें, किसके थ्रू अंडरस्टैंड करना है बेटा, E1 रिएक्शंस के थ्रू। तो देखो बेटा, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है ये, E1, E2 और E1 CV मैकेनिज्म। तो E1 का एग्जाम्पल अगर मैं लूँ यहाँ पर, राइट, तो देखो यहाँ पर सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, CH3 CH3 और फिर मैंने यहाँ ले लिया सपोज CH2 देन CH3, है ना। और थोड़ा सा चेंज किया मैंने यहाँ पर, और चेंज किया है बेटा, आप ये समझो मैंने यहाँ पर OH लगा दिया है, राइट। यहाँ क्या ले लिया, OH। तो ये मुझे मालूम है अल्कोहल है। कंडीशन यूज़ कर रहे हैं मैंने, कंडीशन यूज़ किया बेटा, कंसनट्रेट H3PO4, कोई भी एसिड यूज़ कर लूँगा मैं यहाँ पर, एंड उसे हीट कर दिया है। तो ये कंडीशन मुझे मालूम है एलिमिनेशन को फेवर करेगी, राइट। तो अगर मैं इस रिएक्शंस की बात करूँ कि इसमें प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए, राइट, तो इस मैकेनिज्म की अगर बात करें तो मेरा जो कंसर्न या फोकस है वो है मेरा मेजर प्रोडक्ट पे, है ना। तो वो आपसे पूछेगा मेजर प्रोडक्ट क्या होगा इस रिएक्शन में, राइट। तो मुझे मालूम है कि यहाँ पर अगर मैं मैकेनिज्म के थ्रू इसे अंडरस्टैंड करता हूँ तो डिहाइड्रेशन तो है बेटा, ठीक है, मतलब रिमूवल ऑफ वाटर, राइट। क्या करना है मुझे इसमें, रिमूवल ऑफ वाटर, वाटर को रिमूव करना है यहाँ से। तो वाटर को रिमूव करने के लिए मुझे बेटा क्या करना है यहाँ, तो अगर मैं इसे मैकेनिज्म के थ्रू अंडरस्टैंड करूँ, वैसे तो ये है मेरे पास तरीका, कि तरीका ये है कि यहाँ से मैंने OH ले लिया और यहाँ से H निकाल दिया, H ले लिया, यहाँ से OH, वाटर एलिमिनेट कर दिया, या फिर ये हो सकता है H यहाँ से ले लिया। तो जो मेरा मेजर प्रोडक्ट है ना बेटा E1 रिएक्शन में, वो मेजर प्रोडक्ट मैं देखूंगा किसके थ्रू, एंड दिस मेजर प्रोडक्ट यानी कि यहाँ आप कह सकते हैं मोर स्टेबल अल्कीन फॉर्म्ड, है ना, मोर स्टेबल अल्कीन फॉर्म्ड, मोर स्टेबल अल्कीन फॉर्म्ड, है ना, एंड देयर स्टेबिलिटी गवर्न बाई, है ना, ये पॉइंट फोकस करना है इस पर, एंड देयर स्टेबिलिटी गवर्न बाई, वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, स्टेबिलिटी गवर्न बाई हाइपर कंजुगेशन, है ना। बहुत अच्छे से आप जानते हो हाइपर कंजुगेशन। ओके, हाइपर कंजुगेशन के थ्रू उसकी स्टेबिलिटी देखते हैं, राइट, ठीक है। जिसमें हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है ना। तो बेटा मुझे इसकी मैकेनिज्म को समझना है, इसको अंडरस्टैंड करना है। तो मेरे पास ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड मैं करूँगा E1 मैकेनिज्म से, क्योंकि ये रिएक्शन मेरी किसके थ्रू जाएगी, E1 रिएक्शन के थ्रू। तो E1 रिएक्शन में बेटा देखो क्या बोला है उसने, तो उसने कहा है E1 रिएक्शन इज 2 स्टेप मैकेनिज्म, 2 स्टेप मैकेनिज्म है, कार्बन लिविंग ग्रुप ब्रेक होगा और साथ में क्या होगा, CH ब्रेक बॉन्ड, यानी कि कार्बन लिविंग ग्रुप ब्रेक होने से और कार्बन CH
बॉन्ड ब्रेक होने से कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होना है। तो ये पिक्चर यहाँ क्लैरिटी दी हुई है, राइट। और इसमें जो इंटरमीडिएट फॉर्म होगा बेटा, वो इंटरमीडिएट क्या फॉर्म होता है, यहाँ इंटरमीडिएट फॉर्म होता है कार्बोकैटाइन। तो फोकस करना होता है आपको इस पॉइंट पर। तो ये स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है आपसे, इन E1 रिएक्शन इंटरमीडिएट इज कार्बोकैटाइन। कार्बोकैटाइन स्टेबलाइज्ड बाई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स ओबियसली, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स के थ्रू जो है स्टेबलाइज होता है, असिस्टेड बाई गुड लिविंग ग्रुप, यानी कि गुड लिविंग ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, राइट। और यहाँ हम स्टीरियो केमिस्ट्री नहीं देखते हैं, नो स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट ऑन स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ CH एंड कार्बन लिविंग ग्रुप। तो स्टीरियो केमिस्ट्री का कोई रोल नहीं है बेटा यहाँ पर। तो E1 रिएक्शन में बेटा क्या है, स्टीरियो केमिस्ट्री का देयर इज नो रोल। ओके, तो इन पॉइंट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। आप ये कह रहे हैं कि जो E1 रिएक्शन है वो 2 स्टेप मैकेनिज्म है। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा बेटा, कार्बन लिविंग ग्रुप बॉन्ड ब्रेक होगा, और देन सेकेंड फॉर्म में क्या होगा, CH बॉन्ड ब्रेक होना है। तो CH बॉन्ड ब्रेक होने के बाद पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन, और एज ए इंटरमीडिएट मालूम है कि यहाँ एज ए इंटरमीडिएट कार्बोकैटाइन का फॉर्मेशन होना है। और यहाँ स्टीरियो से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है, यहाँ हमें स्टीरियो को नहीं देखना होता है E1 रिएक्शन में। ओके, अब बेटा मैंने आपसे कहा है कि E1 रिएक्शंस का एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। तो अगर मैंने ये रिएक्शन ली और मुझे देखना है इस रिएक्शन में मेरा प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, तो मैं देख लेता हूँ कि क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा इसको, राइट। स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते हैं इस रिएक्शन की तरफ। ओके, अब देखो इसे मैं मिटा देता हूँ। मैंने एक जो बात आपसे कही है यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है, उस एग्जाम्पल को मैं मैकेनिज्म के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, राइट। तो मैंने एग्जाम्पल बेटा क्या लिया था, यहाँ देखो हमारा जो एग्जाम्पल था वो ये था, CH3 CH देन CH3, द नेक्स्ट वन इज CHOH देन CH3, ठीक है ना। और आपने कंडीशन जो यूज़ किया है बेटा, कंडीशन क्या यूज़ किया है, कंसनट्रेट H3PO4 एंड हीटिंग यूज़ किया है। और डेफिनेटली डिहाइड्रेशन होना है, कंसनट्रेट H3PO4 है, टेम्परेचर यूज़ किया है। तो रिएक्शन किसके थ्रू जाएगी, E1 के थ्रू जाएगी। यानी कि बेटा E1 के थ्रू रिएक्शन जा रही है, तो दिमाग में आपके आना चाहिए कि यहाँ इंटरमीडिएट कार्बोकैटाइन फॉर्म होना ही है, राइट। और अगर मैं इस सबस्ट्रेट को देखूँ तो बेटा यहाँ लोन पेयर है, तो ये साइड कैसी, इलेक्ट्रॉन रिच साइड है ना। तो रिएक्शन कब होगी, जब एक इलेक्ट्रॉन रिच साइड हो और दूसरी साइड कैसी हो, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। और इस इलेक्ट्रॉन रिच साइड से कौन अटैच्ड होगा बेटा, इस इलेक्ट्रॉन रिच साइड से प्रोटॉन अटैच्ड होगा। वो प्रोटॉन कहाँ से मिलेगा आपको, वो प्रोटॉन मिलेगा आपको यहाँ से, है ना। यानी कि जो कंसनट्रेट H3PO4 लिया बेटा, ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर देगा। यानी कि इलेक्ट्रोफाइल क्या मिल जाएगा यहाँ से, H+, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल, है ना। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है ना ये, अगर ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है तभी तो इसे इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे हम। अब रिएक्शन होगी, एक इलेक्ट्रॉन रिच है साइड और दूसरी साइड आपकी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। अब क्या होगा, जो OH है, OH इज अ बैड लिविंग ग्रुप, बैड लिविंग ग्रुप कह सकते हैं या आप कह सकते हैं पुअर लिविंग ग्रुप, राइट। तो बैड लिविंग ग्रुप है, तो बैड लिविंग ग्रुप ऐसे तो जाएगा नहीं है, तो प्रोटोनेशन के थ्रू बैड लिविंग ग्रुप किस में कन्वर्ट होगा बेटा, गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट होगा। तो पहले क्या होगा, यहाँ पर प्रोटोनेशन हो जाएगा, दिस OH प्रोटोनेटेड विद दिस इलेक्ट्रोफाइल एंड द फॉर्मेशन प्रोटोनेटेड, द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड कंपाउंड। तो प्रोटोनेटेड कंपाउंड से बेटा ये मिल जाएगा आपको CHOH2+, राइट, देन CH3। फिर ये मालूम है मुझे कि H2O जो गुड लिविंग ग्रुप, क्योंकि यहाँ से बेटा क्या होगा, ये वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ से लीव आउट कर जाएगा वाटर यहाँ से, और जैसे ही वाटर लीव आउट करेगा तो फॉर्मेशन होगा बेटा यहाँ पर एज ए कार्बोकैटाइन, CH3 CH एंड देन CH3, और यहाँ फॉर्मेशन होगा कार्बोकैटाइन CH+ देन CH3। तो हमें मालूम है ना, ये जो कार्बोकैटाइन है बेटा कैसा है, सेकेंडरी कार्बोकैटाइन है। तो आपको मालूम है कि सेकेंडरी कार्बोकैटाइन है, तो क्या इससे भी स्टेबल कार्बोकैटाइन बन सकता है, तो मुझे ये देखना है क्या मैं इससे भी बेहतर कार्बोकैटाइन बना सकता हूँ। हाँ, डेफिनेटली बनाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ प्रोटॉन है। अगर ये प्रोटॉन एडजेसेंट साइड पर शिफ्ट हो जाए, ये अगर यहाँ शिफ्ट हो जाए, तो मुझे मालूम है कि यहाँ बेटा ये जो प्रोटॉन शिफ्ट होता है ना बेटा, ये यहाँ पर, तो यहाँ जो प्रोटॉन शिफ्ट होगा तो क्या होगा, सेकेंडरी कार्बोकैटाइन से आपका टर्शियरी कार्बोकैटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। और बेटा ये कौन सा कॉन्जुगेशन है, ये सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन है। अगर आप डिप में जाएंगे तो आपको ये पता चलेगा सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन है, क्योंकि इस कार्बोकैटाइन के पास पाई ऑर्बिटल वैकेंट है, और ये जो सिग्मा बॉन्ड है वो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर देगा। तो सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन के थ्रू ये कार्बोकैटाइन सेकेंडरी कार्बोकैटाइन से किस में चला जाएगा, टर्शियरी कार्बोकैटाइन में। एज यू नो, टर्शियरी कार्बोकैटाइन इज मोर स्टेबल दैन सेकेंडरी कार्बोकैटाइन, राइट। तो ये हमारा बन गया टर्शियरी कार्बोकैटाइन। तो आपको मालूम है कि टर्शियरी कार्बोकैटाइन बेटा कैसा होता है, मच मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकैटाइन। अब मुझे मालूम है पहले क्या हुआ था, प्रोटोनेशन, एंड द लास्ट स्टेज में क्या होगा, डीप्रोटोनेशन। तो डीप्रोटोनेशन कहाँ से होगा बेटा, तो डीप्रोटोनेशन होगा इसकी अल्फा साइड से। अब इस प्रोटॉन्स कार्बोकैटाइन के रिस्पेक्ट में ये पोजीशन अल्फा है, ये अल्फा है। तो प्रोटोनेशन आपने कहा है कि डीप्रोटोनेशन होना है,
तो प्रोडक्ट जो बनेगा बेटा वो मोर स्टेबल अल्कीन फॉर्म होगी। अब आपको सोचो आप कि जो अल्फा हाइड्रोजन जो निकालेंगे वो हम लेफ्ट हैंड साइड से निकालेंगे या राइट हैंड साइड से, क्योंकि स्टेबल अल्कीन बनानी है ना आपको। तो आप इसे फर्स्ट साइड बोल दो, इसे सेकेंड। तो सेकेंड साइड से आप प्रोटॉन को एलिमिनेट करेंगे। तो अगर प्रोटॉन एलिमिनेट करेंगे मतलब डीप्रोटोनेशन करेंगे आप, राइट। डीप्रोटोनेशन करेंगे तो बेटा ये अल्कीन बन जाएगी CH3 CH3 देन डबल बॉन्ड देन CH सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये फाइनली बेटा ये प्रोडक्ट मिलकर बनकर आएगा आपका, है ना। ये हो गई आपकी मैकेनिज्म। ओके, तो आपको ये बात समझ में आ गई कि अगर मुझे E1 रिएक्शन को देखना है बेटा, देखो ध्यान दो, E1 रिएक्शन क्या बोल रहा हूँ, 2 स्टेप मैकेनिज्म है। फर्स्ट bad living group convert to good living group after protonation, then formation of carbocation after the living of good living group, then secondary carbocation rearrangement, and through rearrangement tertiary carbocation form, and tertiary after deprotonation more stable alkene form, and this alkene is हाइपर कंजुगेशन स्टेबलाइज्ड। ओके, तो यहाँ मालूम है मुझे, अगर मैं यहाँ देखता हूँ इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में, तो मुझे मालूम है 3 अल्काइल ग्रुप है ना, एक दो दूसरा ये डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में, तीसरा ये है। तो इस अल्कीन को मैं बोलूँगा ट्राई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। ओके, तो इसे मैं क्या कहूँगा बेटा, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। देखो एग्जाम में आपको इतनी मैकेनिज्म लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, बट आपको मैकेनिज्म जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको स्टेप बाई स्टेप मालूम है, तो आप गलती नहीं करेंगे। तो ज़रूरी नहीं कि वो आपसे सीधे प्रोडक्ट पूछे, बीच के स्टेप पूछ सकता है। E1 रिएक्शंस के बारे में आपसे 4 स्टेटमेंट देके पूछ सकता है, विच स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट ऐसे पूछ सकता है ना। कह सकता है देयर इज़ अ 2 स्टेप मैकेनिज्म E1 रिएक्शन, आपको कोई डेफिनेटली यस 2 स्टेप मैकेनिज्म। फिर वो ये कह सकता है कि इंटरमीडिएट कार्बोकैटाइन, आपको यस कार्बोकैटाइन इंटरमीडिएट रहता है इसमें, राइट। तो इस तरीके से आपको बातें बताई जा सकती हैं, पूछी जा सकती हैं, राइट। तो ये बात की आपने E1 रिएक्शंस की। तो एक मैंने एग्जांपल लिया था यहाँ पर, तो ध्यान में रखना है आपको। फर्स्ट बैड लिविंग ग्रुप कन्वर्ट टू गुड लिविंग ग्रुप आफ्टर प्रोटोनेशन, देन लिविंग ग्रुप लीव आउट, and then formation of carbocation, and if rearrangement possible then stable carbocation form, and after deprotonation more stable alkene form, and their stability governed by hyperconjugation. This is called E1 reaction mechanism. ओके, तो मैंने एक रिएक्शन यहाँ पर ले लिया है। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल ले सकता हूँ मैं रिलेटेड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से। तो ऐसी रिएक्शन आप देखेंगे तो डेफिनेटली आप समझ जाएंगे कि ये E1 रिएक्शन है। और मैं आपको इंश्योर कर रहा हूँ कि नीट में आपको E1 E2 E1 CV से डेफिनेटली क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा ही, है ना। हो सकता है E1 से मिल जाए, हो सकता है E2 से मिले, हो सकता है E1 CV से मिले, और हो सकता है कि E1 E2 से अगर ज़्यादा चांसेस की बात करोगे तो बेटा सबसे ज़्यादा चांसेस E2 से पूछने के हैं, फिर E1 से, और E1 CV से रेयर चांस है। तो डेफिनेटली आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, डेफिनेटली एग्जाम में मिलेगा आपको क्वेश्चन, चाहे वो E1 हो E2 हो और E1 CV हो। ओके, और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं E1 से रिलेटेड। तो एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ डिस्कस किया, दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूँ, तो होपफुली कि आपको क्लैरिटी और अच्छे से आएगी। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी E1 रिएक्शंस की। अनदर एग्जाम्पल देख लेते हैं ना, डिफरेंट टाइप का एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं यहाँ पर। अब देखो बेटा, अगर रिएक्शन मैंने ये लिया है इस तरीके से, है ना, तो डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल सॉल्व कर लो आप, है ना। अगर मैंने इस तरीके से लिया है, ये इस तरीके से मान लो, और यहाँ से खूबसूरत OH लगा दिया मैंने यहाँ पर, है ना, और यहाँ पर ट्रीटमेंट दे दिया आपने। ट्रीटमेंट क्या दिया है, एसिडिक कंडीशन रखा है, कोई भी एसिड ले लिया है और इन प्रेजेंट, और ऐसे आपने टेम्परेचर दे दिया है। तो बेटा क्या होगा, टेम्परेचर और एसिड फेवर करेगा, टेम्परेचर फेवर करता है E1 रिएक्शंस को, राइट। तो यहाँ मेजर प्रोडक्ट मुझे बताना है, व्हाट इज़ द मेजर प्रोडक्ट। तो आपको मालूम है ये रिएक्शन किसके थ्रू जाएगी, तो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। अल्कोहल दिया हुआ है बेटा, देखो अल्कोहल दिया हुआ है, एसिडिक कंडीशन दी हुई है, टेम्परेचर दिया हुआ है, तो डेफिनेटली रिएक्शन किसके थ्रू जाएगी, E1 के रिएक्शन, E1 के थ्रू रिएक्शन जाएगी। इंटरमीडिएट बेटा क्या फॉर्म होगा, इंटरमीडिएट कार्बोकैटाइन फॉर्म होगा, कार्बोकैटाइन फॉर्म होगा। ये बात आपकी सेकंड स्टेप आगे दिमाग में, फिर ये भी आएगी बात आपकी कि मोर स्टेबल अल्कीन बनाएंगे आप। ये 3 बातें आपके माइंड में इस तरीके से आनी चाहिए, राइट। मोर स्टेबल अल्कीन फॉर्म होगी। तो अगर कंडीशन इस टाइप की दी हुई है तो आपको पता है कि रिएक्शन गोज थ्रू E1 एंड द इंटरमीडिएट इज कार्बोकैटाइन एंड मोर स्टेबल अल्कीन फॉर्म। ओके, अब मैं इसको मैकेनिज्म के थ्रू जाता हूँ कि इस रिएक्शन को मुझे अंडरस्टैंड कैसे करना है। तो देखो बेटा, क्योंकि ये जो रिएक्शन ली है ना, तो यहाँ पहले क्या होगा, पहले प्रोटोनेशन होगा, क्योंकि ये H+ है, प्रोटोनेशन होगा, और ये इलेक्ट्रॉन रिच साइड है ना, दिस वन इज इलेक्ट्रॉन रिच साइड। तो ऑक्सीजन के पास मालूम है कि लोन पेयर है, तो वो क्या होगा, ये प्रोटोनेट हो जाएगा ना, इसके साथ रिएक्ट कर लेगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है ये, तो ये कह देगा भाई आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं अपना इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ, ठीक है ना। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा इसे। ओके, तो फिर आप ये देखेंगे सिमिलर पैटर्न में, आप देखेंगे OH से क्या होगा बेटा,
ये OH2 प्लस प्रोटोनेट हो जाएगा ना, OH2 प्लस, और यहाँ से मालूम है मुझे कि वाटर बन गया है यहाँ H2O, और H2O इज़ अ गुड लिविंग ग्रुप, है ना। तो H2O मालूम है गुड लिविंग ग्रुप है, तो ये यहाँ से लीव आउट कर जाएगा, है ना, इसे आसानी हो जाएगी यहाँ से जाने में, राइट। फिर आप ये लिख सकते हैं यहाँ पर H2 एज ए लिविंग ग्रुप। फिर ही मुझे ये मालूम है कि यहाँ पर जो फॉर्मेशन होगा ना बेटा, वो किसका फॉर्मेशन होगा, तो मुझे मालूम है यहाँ कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाता है, राइट। तो इस तरीके से कार्बोकेटाइन बन जाता है। अगर आप ये देखेंगे ना तो कार्बोकेटाइन, अभी ये मालूम है क्योंकि कार्बोकेटाइन है ना, तो इसके पास एक प्योर पी ऑर्बिटल भी होगा, है ना, प्योर पी ऑर्बिटल होता है। अब मुझे ये मालूम है कि 5 मेंबर्ड रिंग है, क्या ये रिंग एक्सपेंशन हो सकता है यहाँ, रिंग एक्सपेंशन से मतलब 5 मेंबर से रिंग 6 मेंबर में जा सकती है, तो डेफिनेटली अगर 5 से 6 मेंबर में जा रही रिंग तो वो ज़्यादा स्टेबल है, राइट। तो यहाँ पर देखो बेटा, ये जो सिग्मा बॉन्ड है ना वो इधर शिफ्ट कर जाएगा उसको स्टेबलाइज करने के लिए, तो रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा। तो रिंग कितने मेंबर बन जाएगी, 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बन जाएगी। तो मुझे क्या करना है, मुझे सीधे डायरेक्टली प्रोडक्ट लिख लेना है, यानी 6 मेंबर में लिखूँगा प्रोडक्ट, और नंबरिंग अगर मैंने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किया तो एंटी क्लॉकवाइज पैटर्न में ही मुझे नंबरिंग कर लेनी है, 1 2 3 4 देन 5। अब मुझे मालूम है 1 पोजीशन पर मिथाइल है तो मिथाइल लगा दिया। और बॉन्ड किसके बीच में बेटा फॉर्म हुआ है, बॉन्ड अगर आप देखेंगे नंबरिंग तो मैंने किया है 1 2 3 4 5 6, ओके। तो अगर मैं यहाँ देखूँगा तो जो मेरा बॉन्ड है ना, बॉन्ड अगर नंबरिंग ठीक किया पहले मैं चेक कर लेता हूँ, 1 2 3 देन 4 5 6, ओके। तो बॉन्ड बेटा बनेगा मेरा 3rd पोजीशन पे, क्योंकि बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो रहा है ना, 2 पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, राइट। क्योंकि बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ है ना, तो 2 पोजीशन पे बेटा चार्ज आएगा, है ना, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा 2nd पोजीशन पे, राइट। तो यानी कि 6 मेंबर्ड रिंग तो बनी है, 5 मेंबर्ड से 6 मेंबर्ड में रिंग चली गई थ्रू रिंग एक्सपेंशन, राइट। और 6 मेंबर्ड रिंग यू नो कि 6 मेंबर्ड रिंग इज़ मोर स्टेबल देन 5 मेंबर्ड रिंग। बट यहाँ पर भी देखो अभी भी ये कैसा कार्बोकेटाइन है बेटा, ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है। तो यहाँ मालूम है कि रीअरेंजमेंट के थ्रू टर्शियरी कार्बोकेटाइन भी बनाया जा सकता है। बेटा वो टर्शियरी कार्बोकेटाइन कैसे बनेगा, क्योंकि यहाँ मुझे मालूम है कि यहाँ पर H है, प्रोटॉन प्रेजेंट है ना, तो प्रोटॉन बेटा यहाँ से क्या करेगा, शिफ्ट कर जाएगा, हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगी ना। तो हाइड्राइड शिफ्ट से आपको मालूम है टर्शियरी कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, टर्शियरी कार्बोकेटाइन, इस तरीके से टर्शियरी कार्बोकेटाइन बन जाएगा, राइट। तो ये आपका बन जाता है टर्शियरी कार्बोकेटाइन, ओके। अब क्योंकि लास्ट स्टेप आपने कहा है डीप्रोटोनेशन होना है, देखो कितनी इजी स्टेप है। आपको अगर कंडीशन दिखाई दे रही है, डिहाइड्रेशन करना है अल्कोहल का, डिहाइड्रेशन करना है, एसिडिक कंडीशन दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है, तो आप समझ लेंगे कि रिएक्शन गोज थ्रू E1, इंटरमीडिएट इज कार्बोकेटाइन एंड मोर स्टेबल अल्कीन फॉर्म एंड देयर स्टेबिलिटी इज गवर्न्ड बाय हाइपर कंजुगेशन, ओके। तो फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में बैड लिविंग ग्रुप convert to good living group by the protonation, and the next step good living group leave out, and then formation of carbocation, and 5 membered ring convert to 6 membered ring after ring expansion. And this 6 membered ring is in this 6 membered ring secondary carbocation observed, but after hydride shifting tertiary carbocation formed, right. And the last step is deprotonation. तो मुझे मालूम है कि लास्ट स्टेप बेटा क्या होगी, डीप्रोटोनेशन, है ना। तो डीप्रोटोनेशन मुझे करना है, प्रोटॉन ऐसी जगह से निकालना है ना जहाँ से स्टेबल अल्कीन बने। तो इसके रिस्पेक्ट में भी बेटा ये भी अल्फा पोजीशन है, और ये एडजेसेंट साइड जो है ना कार्बोकेटाइन के रिस्पेक्ट में मैं उसे कहूँगा अल्फा पोजीशन। अब मुझे उस जगह से प्रोटॉन को निकालना है जहाँ से स्टेबल अल्कीन बनती हो। अगर मैं नंबर डाल दूँ, सपोज बेटा इसे अल्फा को 1 बोल दूँ, इसे 2 और इसे 3, बट और 2 और 3 को देखोगे तो सिमिलर साइड से, तो 2 से निकालें आप, चाहे प्रोटॉन चाहे 3 से निकालें, एक ही बात है, और ये 1 पोजीशन है, राइट। तो आप प्रोटॉन कहाँ से निकालना चाहेंगे, जहाँ से स्टेबल अल्कीन बने, तो डेफिनेटली पोजीशन 2 या फिर 3 चूज़ करेंगे आप। तो देखो बेटा यहाँ से क्या होगा, स्टेबल अल्कीन आपकी इस टाइप से बन जाएगी, ओके। तो ये अल्कीन बन के आएगी इस तरीके से, तो दैट इज़ ए मोर स्टेबल अल्कीन, ओके। तो फाइनल प्रोडक्ट दिस वन इज़ फाइनल प्रोडक्ट ना। तो ये आपको स्टेप समझ में आ गई। मैंने देखो सेकंड एग्जांपल ले लिया, एक एग्जांपल ऐसा लिया था जहाँ रिंग एक्सपेंशन नहीं था, दूसरा एग्जांपल मैंने लिया सेकंड जहाँ आपने देखा रिंग एक्सपेंशन भी है, E1 के थ्रू रिएक्शन जा रही, और एक एग्जांपल और लेता हूँ मैं जिसमें हम साइक्लाइजेशन भी देखेंगे, बट वो रिएक्शन भी आपकी E1 के थ्रू जाएगी। बेसिक प्रिंसिपल की बात करोगे तो बेटा बेसिक प्रिंसिपल यही होगा, बैड लिविंग ग्रुप कन्वर्ट टू गुड लिविंग ग्रुप आफ्टर प्रोटोनेशन देन फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, ओके। यही आपका बेसिक प्रिंसिपल है। एंड द लास्ट स्टेप है डिप्रोटोनेशन। आफ्टर डिप्रोटोनेशन आपको ये देखना होता है कि स्टेबल अल्कीन बन रही है, दैट मीन्स मेजर प्रोडक्ट, ओके। अब अगर इतनी बात आपको
अच्छे से और क्लैरिटी के साथ में समझ में आ गई, तब मैं नेक्स्ट एग्जांपल उसके थ्रू आपको कोशिश करता हूँ समझाने की E1 रिएक्शंस को। तो बेटा तीनों रिएक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, E1 हो, E2 हो, E1 हो, E1 CB हो, तो तीनों से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछने के डेफिनेटली चांसेस हैं। मेजर तौर से सबसे ज़्यादा चांसेस E2 से, सेकेंड नंबर पे E1 से, और रेयर चांस E1 CB से, बट तीनों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और तीनों सिंपल रिएक्शन से, मैंने जैसे कि आपसे कहा है कि आपको क्या करना है, कॉपी रखना है, पेन रखना है, बाकी काम मेरा है समझाने का। ओके, और डेफिनेटली आपको समझ में आएंगी सारी बातें। अब मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। तो बेटा देखो प्रॉब्लम क्या होती है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है ये E1 रिएक्शन, E2 E1 CB एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, बट वहाँ बेटा एग्जाम्पल नहीं दिया हुआ है। जब आप नंबर ऑफ़ प्रॉब्लम्स ज़्यादा नहीं करते हैं तो वो आपके कंसेप्ट आपके कंट्रोल में नहीं आता। कंट्रोल में कंसेप्ट को लेने के लिए आपको क्या करना होता है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़्यादा करना होती है। और ऐसा नहीं कि सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस की, है ना, तो आपको चाहिए होता है वेरिएशन। क्वेश्चन में जितना ज़्यादा वेरिएशन होगा उतनी ज़्यादा आपकी कंसेप्ट पे क्लियरिटी बनती है। तो सिमिलर टाइप के क्वेश्चन करने से कोई फ़ायदा नहीं। अगर आपको सपोज़ कवर ड्राइव लगाना आती है, क्रिकेट लैंग्वेज में मैं बात करूँ, तो ऐसा नहीं कि 100 गेंदे वो आपको करा रहा है तो सारी वो आप कवर ड्राइव अच्छे से मार रहे हो, बाकी कोई शॉट खेलना ही नहीं आ रहा है आपको। तो अच्छा बैट्समैन वही है जो जिसको बॉलर डिफरेंट टाइप की बॉलिंग कर रहा है और बैट्समैन भी उस डिफरेंट बॉल्स को अच्छे तरीके से खेल ले रहा है, राइट, है ना। तो देखो यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल। तो मुझे लगता है कि अगर आपने E1 रिलेशंस को अंडरस्टैंड किया, देखो बेटा E1 माइंड में आपके आने चाहिए। E1 कब आएगी माइंड में, जब आप एक एटलीस्ट एग्जाम्पल याद रखेंगे। देखो बेटा मेरा अपना तरीका ये है, आप एग्जाम्पल लो, एग्जाम्पल को ध्यान में रखो, एक एग्जाम्पल ध्यान में रहेगा तो आपको कंसेप्ट भी याद रहना है। लोग क्या करते हैं, कंसेप्ट को रटने की कोशिश करते हैं, कंसेप्ट से फिर एप्लीकेशन पे जाते हैं। मैं आपको कैसे सिखा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ पहले एप्लीकेशन लो, एप्लीकेशन से कंसेप्ट की तरफ जाओ। एटलीस्ट एग्जाम्पल ध्यान में रखो, एग्जाम्पल से आप क्वेश्चन कंसेप्ट को मुझे लगता है ज़्यादा बेटर है अंडरस्टैंड करना। अब देखो यहाँ पर एक प्यारा सा खूबसूरत सा क्वेश्चन लेता हूँ और उस क्वेश्चन की तरफ मैं जाता हूँ, है ना। देखो इसे कितना प्यारा सा इसमें जो है रिजल्ट मिलेगा आपको। अब देखो मैंने ये लिया है यहाँ पर H+ एंड हीट कर दिया। देखो बेटा बेड लिविंग ग्रुप है, एसिडिक कंडीशन है, टेम्परेचर लिया हुआ है, तो डेफिनेटली आपके माइंड में जो आनी चाहिए क्लैरिटी, वो माइंड में क्लैरिटी क्या आनी चाहिए, आपके माइंड में क्लैरिटी ये आनी चाहिए, दिस रिएक्शन E1 रिएक्शंस, फर्स्ट क्लैरिटी, है ना। देन सेकेंड क्लैरिटी ये आनी चाहिए, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, है ना। सेकेंड क्लैरिटी ये आ गई आपके दिमाग में, कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा। एंड थर्ड क्लैरिटी ये आएगी, स्टेबल अल्कीन बनानी है मुझे। कैसा प्रोडक्ट बनाना है बेटा, यानी अल्कीन तो बनेगी बट स्टेबल अल्कीन। बस इन 3 पॉइंट्स को फोकस करना है और आपका आंसर आ जाएगा, बस बाकी आपको कुछ नहीं रटना है, ठीक है। तो मज़ा तब आता है देखो सीखने का, जब आपको चीज़ें समझ में आती हैं, और समझ में तब आएगी जब आप सिंसियरिटी के साथ में कॉपी पेन लेकर बैठेंगे, है ना। ये कोई मूवी नहीं है जिसको आप बगैर कॉपी और पेन लिए ऐसे देखते और सुनते रहेंगे तो आपको लगेगा कि आप सीख लेंगे। सीखने के लिए आपको बेटा पेशेंस रखना है, पेशेंस के साथ में आपको कॉपी रखना है, पेन रखना है और थोड़ा सिंसियरिटी दिखाना है, तो डेफिनेटली आपको वो सारी चीज़ें समझ में आएंगी जो दूसरे स्टूडेंट को समझ में आती है। और यही एक तरीका है लर्निंग का। ओके, देखो अब अगर इतनी बातें आपके पास हैं तो फर्स्ट स्टेप आप देख के तुरंत समझ जाएंगे कि सर यहाँ प्रोटोनेशन होगा, क्योंकि दिस इज OH इज़ अ बेड लिविंग ग्रुप। बेटा यहाँ क्या होगा, प्रोटोनेशन होगा। मालूम है कि H+ लूँगा तो ये OH इज़ कन्वर्ट टू बेड लिविंग ग्रुप, सॉरी बेड लिविंग ग्रुप कन्वर्ट टू गुड लिविंग ग्रुप। तो क्या होगा ना, ये गुड लिविंग ग्रुप में चला जाएगा, ये इस तरीके से होगा। देखो है ना, प्यारा तो स्ट्रक्चर है ये, नो डाउट। इसको और प्यारा बनाऊंगा मैं फाइनल प्रोडक्ट ले जाके, तो ये OH2 प्रोटोनेटेड प्रोडक्ट बन गया मेरा ना। प्रोटोनेशन होने से प्रोटोनेटेड प्रोडक्ट है ना, इसे मैं कह सकता हूँ प्रोटोनेटेड बन गया, ये प्रोटोनेटेड हो गया ना, प्रोटोनेटेड। तो प्रोटोनेटेड हो गया। प्रोटोनेटेड होने के बाद मुझे मालूम है कि यहाँ पर एक स्टेप और आएगी, वो स्टेप क्या आएगी, यहाँ पर रिमूवल होना है, रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप, दिस वाटर, है ना। वाटर लीव आउट कर जाएगा यहाँ से, स्टेबल है तो यहाँ से ये निकल जाएगा। और ये मालूम है कि जब ये लीव आउट करके जाएगा तो बेटा किसका फॉर्मेशन होगा, बोलो, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। फिर मुझे ये मालूम है यहाँ कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, तो यहाँ मुझे मालूम है कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा, राइट। अब ये फॉर्मेशन तो हो गया सेकेंडरी कार्बोकेटाइन का, लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग चीज़ और भी आपको देखने को मिलेगी, वो रीअरेंजमेंट। तो आपने कहा सर रीअरेंजमेंट से अगर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है तो हम रीअरेंजमेंट करेंगे,
है ना। तो रीअरेंजमेंट देखेंगे, हाँ रीअरेंजमेंट कर लेंगे। देखो बेटा यहाँ सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, अगर ये मिथाइल शिफ्ट कर दूँ ना मैं यहाँ पर एडजेसेंट साइड पे, देखो शिफ्टिंग जो होगी ना, जब भी शिफ्टिंग होगी वो 1-2 पोजीशन से शिफ्टिंग होगी, ये नहीं कि आप 1/3 से शिफ्टिंग कर देंगे, है ना। तो 1-2 पोजीशन से शिफ्टिंग होती है, एडजेसेंट साइड से शिफ्टिंग होती है। तो आपने मिथाइल ग्रुप शिफ्ट किया, और जब मिथाइल शिफ्ट ग्रुप शिफ्ट करेंगे ना आप, तो आप देखेंगे टर्शरी कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो टर्शरी कार्बोकेटाइन बेटा ऐसे देखो, टर्शरी कार्बोकेटाइन बन जाएगा मिथाइल ग्रुप की शिफ्टिंग के बाद, है ना। मिथाइल ग्रुप यहाँ आ गया राइट, और यहाँ टर्शरी कार्बोकेटाइन, ये बन गया हमारा टर्शरी कार्बोकेटाइन, है ना। प्यारा सा देखो टर्शरी कार्बोकेटाइन बन गया ये। तो हम सेकेंडरी कार्बोकेटाइन से किसकी तरफ मूव कर गए, टर्शरी कार्बोकेटाइन की तरफ। अब देखो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग स्टेप आ जाती है बेटा, वो आ जाती है साइक्लाइजेशन, है ना। कौन सी स्टेप आ जाती है बेटा, साइक्लाइजेशन। अभी तक साइक्लाइजेशन नहीं देखा था ना आपने, रिंग एक्सपेंशन देखा था पिछली वाली एग्जाम्पल में, और इसमें बेटा क्या होना है, रिंग एक्सपेंशन। तो देखो कितने मेंबर रिंग बन सकती है, 1 2 3 4 5 6। अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ अटैक कर दे, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन रिच, दिस कार्बोकेटाइन इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट राइट, और दिस 1 and 6 पोजीशन से क्या होगा बेटा, 6 मेंबर रिंग बन जाएगी, और 6 मेंबर रिंग हाईली स्टेबल। तो ये साइक्लाइजेशन इसलिए होना चाहेगा क्योंकि स्टेबल अल्कीन बन जाए। तो देखो बेटा यहाँ से क्या होगा, 6 मेंबर रिंग लिख लेते हैं यहाँ पर, और नंबरिंग इसी पैटर्न में करेंगे जैसे मैंने वहाँ ली है ना, एंटी क्लॉकवाइज में नहीं ना नंबरिंग। तो मैं 1 2 3 4 नंबरिंग पैटर्न गलत नहीं करना है, 5 6। अब देखो बेटा 6 पोजीशन में 2 मिथाइल ग्रुप है, तो 2 मिथाइल ग्रुप लगा दिए मैंने 6 पोजीशन पे, और 5 पोजीशन पर 1 मिथाइल ग्रुप है राइट, तो ये मिथाइल ग्रुप लगा दिया। अब कार्बोकेटाइन देखो बेटा, क्योंकि 1 और 6 पोजीशन से क्या कनेक्टिविटी हुई है ना, ये 1 और 6 बॉन्ड आपस में, 1 और 6 बॉन्ड तो आपस में मिला है ना जाकर, और कार्बोकेटाइन कहाँ से बनेगा, 1 की एडजेसेंट साइड से, यानी 2 पोजीशन पर कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, ये कार्बोकेटाइन बन जाएगा बेटा 2 पोजीशन पे। फिर बाद में लास्ट स्टेप आती है आपकी, बोलो कौन सी लास्ट स्टेप आएगी, लास्ट स्टेप आएगी आपकी डीप्रोटोनेशन। तो डीप्रोटोनेशन कहाँ से होगा, जहाँ से स्टेबल अल्कीन बनती हो। अगर मैं इस प्रोटॉन को निकाल दूँ ना, तो स्टेबल अल्कीन बन जाएगी इस तरीके से, देखो स्टेबल अल्कीन फॉर्म हुई इस तरीके से, यानी कि फाइनल प्रोडक्ट ये बन के आएगा राइट। तो ये फाइनल प्रोडक्ट आपका रहेगा, आ रही बात समझ में, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बनकर आएगा। तो कितना प्यारा क्वेश्चन बन के आया है रे राइट। तो यहाँ मैंने 3 टाइप के आपको एग्जांपल्स ली डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के इवन रिएक्शंस को समझाने के लिए। तो ध्यान में रखना है, इवन रिएक्शंस 2 स्टेप रिएक्शंस। फर्स्ट में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा बेटा, बैड लिविंग ग्रुप लीव आउट करेगा। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, सेकेंड स्टेप में आपको डीप्रोटोनेट करना है, डीप्रोटोनेशन के बाद पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन। या आप ये कह सकते हैं, कंडीशंस देख के सिर्फ आइडेंटिफाई कर लेना है, अल्कोहल है, एसिडिक कंडीशन दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है, दैट मीन्स इवन रिएक्शन। इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन स्टेबल अल्कीन की तरफ फोकस करना है। फर्स्ट स्टेप में देखा है आपने, बैड लिविंग ग्रुप कन्वर्ट टू गुड लिविंग ग्रुप बाय द प्रोटोनेशन, आफ्टर प्रोटोनेशन देन लिविंग ग्रुप लीव आउट एंड द फॉर्मेशन ऑफ secondary carbocation. There is a possibility to rearrangement and the adjacent methyl group shift to second position and then formation of tertiary carbocation. Okay, then tertiary carbocation, and there is a possibility, another possibility, cyclization. After cyclization also tertiary carbocation formed, and the last step is deprotonation. After deprotonation more stable alkene formed. ओके तो लास्ट स्टेप में यही हुआ है कि अल्कीन कैसे बनना है। बेटा देखो मुझे भी जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है ना, देखो इसमें कोई अंग्रेजी का इतना रोल नहीं है, केमिस्ट्री को ही अंडरस्टैंड करना है। मैंने वही सारी बातें बार बार बोली, बैड लिविंग ग्रुप को आपको गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करना है, और फिर कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करना है। अगर रीअरेंजमेंट है वहाँ रीअरेंजमेंट कर देना, साइक्लाइजेशन है तो साइक्लाइजेशन कर देना। तो मैंने आपसे कहा है कि अगर किसी कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना है तो आपको एग्जाम्पल को ध्यान में रखना है, और सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस को नहीं करना है, बल्कि क्या करना है आपको, डिफरेंट टाइप के यानी वेरिएशंस को लेना है। तो अब मैंने 3 डिफरेंट एग्जांपल्स ली, तो होपफुली कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये बात ख़त्म हो जाती है हमारी इवन रिएक्शंस की। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं E2 रिएक्शंस की तरफ। ओके तो होपफुली इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा देखो बेटा प्रैक्टिस करके देखना है इसे, आपको मैंने इवन रिएक्शन कैसे समझाया है, ठीक है। तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा आपको, फिर फर्दर आप लिख के देखेंगे तो आप कॉन्फिडेंस फील करेंगे, कॉन्फिडेंट फील करेंगे कि E1 रिएक्शन पे मेरा कंट्रोल है, मुझे E1 रिएक्शन आती है ना। अब नेक्स्ट मैं मूव करता हूँ E2 रिएक्शन की तरफ, है ना। E2 रिएक्शंस की तरफ मूव कर जाते हैं हम। देखो इस पेज को ऐसे ही रखते हैं, E2 रिएक्शन की तरफ मूव करते हैं, और E2 रिएक्शन में देखो बेटा क्या बोल रहा है वो,
ज़रूरी नहीं बेटा कि इतनी सारी बातें आपसे पूछे। मैं फिर फोकस कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आपसे वो प्रोडक्ट ही पूछे। हो सकता है E1 रिएक्शन से रिलेटेड, डिहाइड्रेशन ऑफ रिएक्शन से, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से वो स्टेटमेंट पूछे आपसे, राइट, विच वन इज़ करेक्ट स्टेटमेंट, या पूछे आपसे विच इज़ नॉट करेक्ट स्टेटमेंट। बट मोर चांस है कि इस सवाल को वो इस पैटर्न में पूछे, विच इज़ नॉट करेक्ट स्टेटमेंट, है ना। नॉट आपको देगा वो बोल्ड लेटर में, बट नॉट को स्किप नहीं कर देना है। ओके, अब E2 रिएक्शन देख लो। तो उसने कहा E2 रिएक्शन क्या है, वन स्टेप मैकेनिज्म है, वन स्टेप है। CH ब्रेक होगा, CH बॉन्ड ब्रेक, कार्बन कार्बाइड पाई बॉन्ड फॉर्म होगा, कार्बन लिविंग ग्रुप ब्रेक्स ऑल एट द सेम टाइम। मतलब साइमल्टेनियसली क्या होगा बेटा, CH बॉन्ड और कार्बन लिविंग ग्रुप साइमल्टेनियसली ब्रेक होता है, राइट। और इंटरमीडिएट क्या होता है, कंसंट्रेटेड मैकेनिज्म होती है, नो इंटरमीडिएट, या आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं इंटरमीडिएट इज ट्रांजिशन स्टेट भी बोला जाता है ना। आप ये कह सकते हैं ट्रांजिशन स्टेट, या फिर देयर इज अ नो इंटरमीडिएट। ओके, और CH बॉन्ड और कार्बन लिविंग ग्रुप बेटा एंटी पोजीशन से, अपोजिट पोजीशन से लीव आउट करेंगे, राइट। ये इंपॉर्टेंट है, देखो स्टीरियो मैटर करती है यहाँ पर। अगर हम बात करें E2 मैकेनिज्म की, तो बेटा यहाँ स्टीरियो मैटर करती है। तो CH और कार्बन लिविंग ग्रुप को अगर आपको रिप्लेस करना है तो आप एंटी पोजीशन से ही निकालेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको कोशिश करता हूँ समझाने की, तो ध्यान दो इसे। देखो इसका एग्जाम्पल लेता हूँ समझाने के लिए, ठीक है। सपोज मैंने एक रिएक्शन ये लिया, CH3 CH, और यहाँ पर मैंने ले लिया सपोज Cl, और यहाँ CH2 CH3, ये रिएक्शन ले लिया। अब देखो बेटा इसमें मैं बेस चेंज कर रहा हूँ क्योंकि सबस्ट्रेट सेम रखा है, बट मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ बेटा, यहाँ पर मैं बेस चेंज करूँगा। एक मैं बेस लूँगा या बल्कि बेस लूँगा यहाँ पर, और एक लूँगा मैं नॉन बल्कि, है ना। तो एक मैं नॉन बल्कि बेस लेने वाला हूँ यहाँ पर, और एक बल्कि बेस, क्योंकि ये भी बेस भी डिसाइड करेगा ना। देखो सबस्ट्रेट चाहे जो भी है, बट बेस डिसाइड करेगा प्रोडक्ट क्या बनना है ना। तो बल्कि बेस और नॉन बल्कि बेस, तो बल्कि बेस बेटा क्या, बल्कि बेस मतलब जो हिंडर्ड बेस हो, लाइक वेल नोन बेस ले लेते, पोटेशियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, ये बल्कि बेस है। देखो कितना बड़ा बेस है, तो इसको बोला जाता है पोटेशियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, है ना, पोटेशियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड ना, ये बल्कि बेस है। अब हल्के बेस, नॉन बल्कि बेस या अनहिंडर्ड बेस बेटा कौन से है, ये है CH3ONA, ऐसे लिख लो चाहे C2H5ONA। तो ये जो बेस है बेटा वो कैसे हैं आपके, ये आपके बेस जो हैं वो नॉन बल्कि हैं, राइट। ये ध्यान में रखना है, ये नॉन बल्कि बेस है और ये बल्कि बेस है। अब बल्कि बेस फेवर प्रोडक्ट्स, ये फेवर किसको करेगा बेटा, ये फेवर करता है हॉफमान प्रोडक्ट को ना। बल्कि बेस किसको प्रोडक्ट फेवर करता है, हॉफमान प्रोडक्ट्स, यानी कि यहाँ फॉर्म होता है बेटा हॉफमान प्रोडक्ट। जबकि नॉन बल्कि की केस में क्या होगा बेटा, सेट जेप प्रोडक्ट बनता है। यहाँ कौन सा प्रोडक्ट बनता है बेटा, सेट जेप प्रोडक्ट। आ गई बात समझ में यहाँ पर। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हॉफमान प्रोडक्ट में जो मेजर प्रोडक्ट होगा बेटा क्या होता है यहाँ पर, देखो पहले स्टेप लिख लेते हैं। हॉफमान प्रोडक्ट में जो मेजर प्रोडक्ट होगा ना बेटा, वो क्या होगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगी। लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन एज अ मेजर प्रोडक्ट, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन एज अ मेजर प्रोडक्ट। देखो इस बात को मैं एक्सप्लेन करूँगा। और जबकि यहाँ की बात करेंगे हम इस वाले केस में, यहाँ मेजर प्रोडक्ट क्या होना है, यहाँ मेजर प्रोडक्ट बेटा जस्ट रिवर्स रहता है। यहाँ पर क्या होगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन एज अ मेजर प्रोडक्ट, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन फॉर्म एज अ मेजर प्रोडक्ट, राइट। आ गई ना बात समझ में इतनी। अब मैं इस बात को बेटा एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा आपको, ओके। और देखो यहाँ पर जो लिविंग ग्रुप है ना बेटा, वो गुड होना चाहिए, है ना। किसके केस में, E2 की रिएक्शन के केस की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो हेलोजन जो है ना, X में भी Cl Br और यू कैन से I, है ना। फ्लोरीन नहीं होगा, फ्लोरीन इज अ बैड लिविंग ग्रुप, तो गुड लिविंग ग्रुप है ये, तो गुड लिविंग ग्रुप होना चाहिए इनके लिए, राइट। तो जितना बेटर लिविंग ग्रुप होगा उतनी रिएक्शन फास्ट होगी, ठीक है ना भाई। रेट ऑफ रिएक्शन किस बात पर डिपेंड करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन तब बढ़ जाएगा ना जितना गुड लिविंग ग्रुप होगा। अरे जितना गुड लिविंग ग्रुप होगा, बेटर गुड लिविंग ग्रुप गिव्स रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन फास्टर, ओके। तो ये बात हो गई यहाँ पर। अब मैं इस बात को समझा देता हूँ आपको। हॉफमैन प्रोडक्ट लेस सब्स्टिट्यूटेड मेजर प्रोडक्ट क्यों है, और सेटजेप प्रोडक्ट जो है बेटा मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन सेट जो है मेजर प्रोडक्ट क्यों है, ओके। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। तो देखो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं अंडरस्टैंड करता हूँ, एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर, यहाँ अगर मैं ये ले लूँ, सपोज ये इस तरीके से है CH3, जो मैंने एग्जांपल लिया था उसी को ले लेते हैं बेटा, ठीक है। CH3Cl
देन CH2 देन CH3, राइट। ये ले लिया मैंने। अब क्योंकि मैंने यहाँ पर सपोज यूज़ कर लिया बल्की बेस, और बल्की बेस मेरे पास क्या है बेटा, सपोज बल्की बेस मैंने यहाँ यूज़ कर लिया है पोटेशियम टर्सी ब्यूटॉक्साइड CH3 होल थ्राइस CO नेगेटिव K पॉजिटिव। तो ये कैसा बेस है बेटा, बोलो, बल्की बेस है ना। बल्की बेस मतलब हिंडर्ड बेस है, ये ना हिंडर्ड बेस है। तो ये प्रोटॉन कहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करेगा, अगर मैं ये देखूँ इस Cl के रिस्पेक्ट में ये अल्फा पोजीशन है, ये बीटा पोजीशन है, और ये इसे बीटा डैश बोल देता हूँ, राइट, क्योंकि दोनों अलग अलग साइड है ना, लेफ्ट साइड ये अलग है, राइट साइड अलग है, तो एक को मैंने बीटा डैश बोल दिया। अब क्योंकि A2 रिएक्शन को मैं, ये A2 रिएक्शन है मेरी, ठीक है ना, A2 रिएक्शन को मैं बीटा एलिमिनेशन भी कहता हूँ, ओके। तो A2 रिएक्शन ऑल्सो कॉल्ड एज बीटा एलिमिनेशन। तो मैं बेटा इसको A2 रिएक्शन को एज ए क्या बोलूँगा, बीटा एलिमिनेशन भी बोलूँगा। आप नाम कुछ भी रख रहे हो, पर आपने ये कहा ना कि जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है ना, इस तरीके से ये जो CH बॉन्ड है या कार्बन लिविंग ग्रुप है, ये साइमल्टेनियसली ब्रेक होता है, ये दोनों एक साथ में निकलते हैं। फिर क्या होगा, ऐसे देखो, इसको ऐसे समझो, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, ये कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड बनना स्टार्ट होगा, ये बॉन्ड टूटना स्टार्ट होगा, और ये लिविंग ग्रुप लीव आउट होना स्टार्ट होगा, है ना। तो दोनों ये स्टेप कैसी होंगी कि बेटा साइमल्टेनियसली होती होंगी, ब्रेकिंग ऑफ CH बॉन्ड and the carbon leaving group and the formation of this pi bond, okay, this is called concerted mechanism, है ना, concerted reaction बोलेंगे इसे। और इसको हम ये ट्रांजिशन स्टेट भी कह सकते हैं, ट्रांजिशन स्टेट, और देयर इज अ नो इंटरमीडिएट, ये भी बोल सकते हैं इसे, देयर इज अ नो इंटरमीडिएट, ओके, ये वाली बात कहेंगे हम। तो होपफुली ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखो इसमें मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो बेस है ना आपका, वो बेटा कैसा बेस है, ये बल्की बेस है, बल्की बेस है, और आपने कहा बल्की बेस है। अब ये इसको प्रोटॉन निकालना है ना, तो प्रोटॉन एंटी एलिमिनेशन होना है। इस Cl के रिस्पेक्ट में देखो बेटा एंटी एलिमिनेशन H है यहाँ पर, इसमें CH2 लिख देता हूँ, यहाँ H है, एंटी पोजीशन में मान लिया। इस तरीके से स्टीरियो भी ले लेते हैं इसकी, और इस H को हटा देते हैं, यहाँ पर भी H है। अब बेटा यहाँ से देखो आप, ये जो बल्की बेस है, ये प्रोटॉन कहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करना चाहेगा, भाई खुद बल्की है ना, तो लेस हिंडर्ड साइड से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करना चाहेगा। तो लेस हिंडर्ड साइड बेटा ये है, ये लेस हिंडर्ड साइड है ना, और बल्की बेस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कहाँ से करेगा, इस लेस हिंडर्ड साइड से, है ना। तो ये जो बल्की बेस है ना बेटा, तो लेस हिंडर्ड साइड ये यहाँ से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। ये देखो यहाँ पर, ये देखो ये H और ये Cl कैसा है, एंटी पोजीशन पे है ना, ये दोनों एंटी पोजीशन में, ये H और Cl बाहर निकलेंगे, ओके। तो फॉर्मेशन होगा अल्कीन्स का, और अल्कीन कौन सी बनेगी बेटा, लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, और लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन ये बन जाएगी आपकी CH2 डबल बॉन्ड CH देन सिंगल बॉन्ड CH2 CH3, है ना। इसी को आपने कहा था कि लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन फॉर्म होगी, लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन फॉर्म, और लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन वो फॉर्म हो रही थी ना बेटा, वो क्या आपने कहा था कि वो मेजर प्रोडक्ट है। और मेजर प्रोडक्ट इसीलिए है क्योंकि ये लेस हिंडर्ड साइड है, और लेस हिंडर्ड साइड पर जो बल्की बेस है या जो हिंडर्ड बेस है, वो लेस हिंडर्ड साइड से ही प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है, राइट। इसलिए मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बनेगी। और जो लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बन रही उसको हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे हॉफमैन प्रोडक्ट। आपने ये कहा था, राइट, हॉफमैन प्रोडक्ट। तो होपफुली ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो देखो कितना प्यारा है, इसमें कितनी बातें याद रखना है। देखो स्टेप्स पूछी जा सकती हैं आपसे, आप कहेंगे E2 रिएक्शन सिंगल स्टेप मैकेनिज्म, वन स्टेप मैकेनिज्म है, और इंटरमीडिएट पूछेगा, आप कहेंगे देयर इज नो इंटरमीडिएट, और कह सकते हैं देयर इज अ ट्रांजिशन स्टेट, और आप कह सकते हैं और कंसर्टेड मैकेनिज्म, और कंसर्टेड कह सकते हैं ना, कंसर्टेड मैकेनिज्म कह सकते हो आप इसे, ट्रांजिशन स्टेट, नो इंटरमीडिएट, और यू कैन से कंसर्टेड, राइट, एंड द फॉर्मेशन ऑफ लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, ओके, एंड दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड हॉफमैन प्रोडक्ट। तो ये हॉफमैन प्रोडक्ट बेटा कब बनेगा, हॉफमैन प्रोडक्ट तभी बनना है जब आपने यहाँ पर बल्की बेस यूज़ किया है, बल्की बेस या हिंडर्ड बेस। आप कहेंगे सर मुझे कैसे पता चलेगा बल्की या हिंडर्ड बेस है, बेटा मैंने आपको लिखा दिया ना पहले से, पोटेशियम टर्सी ब्यूटॉक्साइड इज़ अ बल्की बेस, ओके। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ बेटा सुल्तान मूवी में जो है एक्टर कौन है, तो आप कहेंगे सर उसमें कौन सी बड़ी बात है, बता देता हूँ मैं, सलमान खान एक्टर है। अब मैं आपसे कहूँगा आपको कैसे मालूम, आप कहेंगे सर मैंने देखा है इसलिए मुझे मालूम है। तो इसलिए अब आपको पता चल गया ना कि पोटेशियम टर्सी ब्यूटॉक्साइड जो बल्की बेस है, तो आपने देख लिया, तो आपको पता चल गया ना कि ये बल्की बेस है। बल्की बेस बेटा क्या करेगा, लेस हिंडर्ड साइड से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तब समझ में आ जाएगा कि लेस हिंडर्ड साइड से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है, दैट मीन्स लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन फॉर्म होगी, दैट इज
Hofmann product. There is intermediate, is no intermediate, that is transition state, or you can say concentrated mechanism. Okay, तो ये बात हमने यहाँ पर कर ली किसकी, यहाँ बात कर ली अपनी हॉफमान प्रोडक्ट की, किसके थ्रू, E2 मैकेनिज्म के थ्रू। तो E2 मैकेनिज्म में बेटा स्टीरियो मैटर कर रही है, स्टीरियो क्यों मैटर कर रही है, ये जो लिविंग ग्रुप है और जो प्रोटॉन है ये कैसा होना चाहिए, एंटी होना चाहिए, ये वाला एंटी होना चाहिए, एंटी होगा ना तब प्रोटॉन निकलेगा, प्रोटॉन और ये जो है HCl निकलेगा, और HCl निकल रहा है ना तो इसे बोलेंगे हम क्या कहेंगे, डी हाइड्रोहेलोजिनेशन। इस टर्म को क्या बोलेंगे, डी हाइड्रोहेलोजिनेशन बोलेंगे इसे, है ना, इसे डिहाइड्रेशन नहीं बोलेंगे, डी हाइड्रोहेलोजिनेशन। दैट इज़ क्या बोलेंगे इसे बेटा, दैट इज़ रिमूवल ऑफ डी मतलब रिमूवल ऑफ किसका, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, हेलोजन मतलब हेलोजन, लाइक Cl है तो HCl निकल जाएगा, राइट। ये बात आपने कही है यहाँ पर, तो होपफुली ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। अब देख लो बेटा, अगर मैंने जो है नॉन बल्की बेस यूज़ कर लूँ तब क्या होगा, नॉन बल्की बेस अगर यूज़ किया, नॉन बल्की बेस के केस में देखो, अगर मैंने सबस्ट्रेट यही रखा है, सेम सबस्ट्रेट रखा, CH3 CHCl, देन CH2, देन CH3, एंड मैंने यूज़ कर लिया यहाँ पर बेटा क्या, सपोज सोडियम मेथॉक्साइड यूज़ कर लिया ये, है ना। तो मुझे मालूम है कि नॉन बल्की है, ये बेस बेटा कैसा है, नॉन बल्की है, और इसे आपने नॉन बल्की या नॉन हिंडर्ड कह सकते हैं ना, नॉन बल्की और नॉन हिंडर्ड। अब नॉन बल्की या नॉन हिंडर्ड बेस बेटा किसको फेवर करेगा, आपने कहा है सर ये नॉन बल्की या नॉन हिंडर्ड बेस है, तो यहाँ जो अल्कीन बनती है ना वो मोस्ट स्टेबल अल्कीन बनती है, और मोस्ट स्टेबल अल्कीन को जो आपने बोला है कि मोस्ट स्टेबल अल्कीन फॉर्म होगी, है ना, मोस्ट स्टेबल अल्कीन फॉर्म होगी, और उसको आपने कहा कि वो सेट जेप प्रोडक्ट कहलाता है। तो बेटा देखो सेट जेप प्रोडक्ट तो कहलाएगा और मोस्ट स्टेबल अल्कीन बनेगी। अब क्योंकि Cl के रिस्पेक्ट में ये अल्फा पोजीशन है, ये बीटा पोजीशन है, और इसको मैं बीटा डैश बोल देता हूँ, तो दो प्रोबेबिलिटी है, या तो बीटा पोजीशन से प्रोटॉन निकले या बीटा डैश से। लेकिन मोर सब्स्टिट्यूट अल्कीन कहाँ से बनेगी, वो इस पोजीशन से बनने हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर H होगा, अगर H मैं यहाँ लिख दूँ ऐसे, और ये Cl है यहाँ पर, तो दोनों एंटी पोजीशन में ना ये H और Cl, तो यहाँ से ये H निकलेगा और यहाँ से Cl, और इनके बीच में क्या होगा, इनमें मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बन जाएगी, CH3 CH डबल बॉन्ड CH देन CH3। तो ये अल्कीन एज ए मेजर प्रोडक्ट बनेगी बेटा, मैं ये कह रहा हूँ मेजर प्रोडक्ट बनेगी, और इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को हम कहेंगे सेट जेप प्रोडक्ट। और डेफिनेटली आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन मिलना है, ठीक है ना। तो इसे बोलूँगा मैं मेजर प्रोडक्ट। ध्यान में रखना है एलिमिनेशन बेटा कैसा होना है, एंटी एलिमिनेशन होना है ना, ये लिखा हो देखो एंटी एलिमिनेशन। E2 रिएक्शन में तीन बातें ध्यान में रखना है। एक तो ये ध्यान में रखना है E2 रिएक्शन में आपको ध्यान में रखना है वन स्टेप मैकेनिज्म, देयर इज़ नो इंटरमीडिएट, एंड लिविंग ग्रुप जो है लिविंग ग्रुप और CH बॉन्ड बोथ प्रेजेंट एट एंटी पोजीशन, राइट। तो एसेंशियल कंडीशन है CH एंड कार्बन लिविंग ग्रुप कैसा होना चाहिए, एंटी पोजीशन पे। अब देख लो बेटा, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ। इसी से रिलेटेड दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। तो डेफिनेटली अगर आपको E2 रिएक्शन समझ में आ गई ना, तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो देखो अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे पूछ लूँ, इस तरीके से कोई एक स्ट्रक्चर बना दूँ मैं ऐसा प्यारा सा, Cl लगा दिया मैंने यहाँ पर, है ना, ऐसे देखो। अब यहाँ दो कंडीशन ले ली मैंने, एक जगह मैंने यूज़ कर लिया यहाँ पर बेटा सोडियम एथॉक्साइड, तो मालूम है ये नॉन बल्की बेस है, और एक जगह यूज़ कर लिया मैंने पोटेशियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, ये यूज़ कर लिया। अब आप खुद बोलो इसमें कि ये बल्की बेस है ये नॉन बल्की है, तो मुझे ये मालूम है ये वाला जो बेस है वो नॉन बल्की है, ये वाला जो बेस है वो बेटा कैसा है, नॉन बल्की है, और ये बेस जो है वो बल्की बेस है ना। बल्की मतलब हिंडर्ड बेस है, नॉन बल्की मीन्स नॉन हिंडर्ड है। और नॉन बल्की किसको फेवर करता है बेटा, मोर स्टेबल अल्कीन को। तो इसके रिस्पेक्ट में Cl के रिस्पेक्ट में ये अल्फा पोजीशन है, ये बीटा पोजीशन है, ये बीटा डैश कर लो इसे। तो मोर स्टेबल अल्कीन कहाँ से बनेगी, जब इस वाली पोजीशन से आप प्रोटॉन को निकालेंगे, यानी कि फाइनल प्रोडक्ट जो बेटा आपको मिलेगा ना वो इस तरीके से मिल जाएगा। आप ये कह रहे हैं कि जो फाइनल प्रोडक्ट होगा ना वो इस तरीके से मिल जाएगा, ये वाली अल्कीन बनेगी। कब, ये अल्कीन तब बनेगी जब नॉन बल्की बेस लिया हुआ है, और अगर बल्की बेस लिया है तो प्रोडक्ट बेटा ये बन के आएगा इस तरीके से। बल्की होगा ना तो लेस हिंडर्ड साइड ये वाली हुई ना, तो यहाँ पर आके लगेगा ये डबल बॉन्ड, लेस हिंडर्ड साइड से अल्कीन का फॉर्मेशन होगा। तो ये समझ में आया होगा। तो दोनों रिएक्शन को एक साथ में ले लिया मैंने यहाँ। ये जो है मेरा हॉफमान प्रोडक्ट है, ये हॉफमान प्रोडक्ट है, ओके, ये मैंने कहा है हॉफमान प्रोडक्ट है, और ये जो मेरा है वो सेट जेप प्रोडक्ट है ना। तो सेट जेप प्रोडक्ट बेटा कब फॉर्म होगा,
सेट जेप प्रोडक्ट तब फॉर्म होना है जब नॉन बल्कि बेस यूज़ करूँगा। देखो ध्यान दो, नॉन बल्कि बेस यूज़ करूँगा मैं तो सेट जेप प्रोडक्ट मतलब मोर स्टेबल अल्कीन। अगर मैंने बल्कि बेस यूज़ किया है तो क्या होगा, हॉफमैन प्रोडक्ट बनेगा, मीन्स लेस सब्स्टिट्यूट अल्कीन। ओके, और जो एलिमिनेशन बेटा हुआ है स्टीरियो की अगर बात करेंगे तो वो एंटी एलिमिनेशन हुआ है। ओके, तो ये बात आपको होपफुली समझ में आ गई होगी। एक एग्जांपल और मैं ले लेता हूँ थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का, तो मुझे लगता है उसका क्वेश्चन का आप आंसर देंगे। तो देखो मैं ही बता देता हूँ आपको, तो E2 रिएक्शन से भी देखो E1 का बात समझ में आ गई होगी। अब E2 का मैंने दूसरा एग्जाम्पल ले लिया, एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ। देखो अगर वो इस तरीके से क्वेश्चन देता है ना आपको, अच्छा ऐसे बना देता हूँ मैं, देखो E2 रिएक्शन को समझाने के लिए मैं ऐसे ले देता हूँ। सपोज़ यहाँ पर Cl अबव द प्लेन है, देखो स्टीरियो को समझने के लिए मैंने इसे ले लिया, Cl अबव द प्लेन है, यहाँ H बिलो द प्लेन है, राइट। अब यहाँ मैंने एक लिखा आपको, सपोज़ यहाँ H बिलो द प्लेन है और यहाँ जो है आप ऐसे मान लो इसे, यहाँ H है अबव द प्लेन, राइट। और E2 रिएक्शन करानी है मुझे। E2 रिएक्शन कराने का मतलब ये हो गया, आप चाहे कुछ भी ले लें, 100 बेस लें चाहे नॉन 100 लें, प्रोडक्ट तो सेम ही मिलना है इस वाले केस में। सपोज़ आपने सोडियम मेथॉक्साइड यूज़ कर लिया, तो यहाँ देखो बेटा Cl अबव द प्लेन है और ये H बिलो द प्लेन है, तो ये Cl एंटी पोजीशन में हुआ ना, Cl और H ये दोनों निकलेंगे, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा आपको, फाइनल प्रोडक्ट ये मिल जाएगा इस तरीके से, क्योंकि यहाँ मालूम है Cl और H कैसे एंटी पोजीशन पे प्रेजेंट है। देखो दूसरा स्ट्रक्चर लेता हूँ मैं इस बात को, और ये तो बेसिक सा एग्जांपल लिया था मैंने, थोड़ा सा टाइट एग्जांपल लेता हूँ तो जिससे आपको थोड़े से आपके होश उड़े, है ना। Cl ले लिया यहाँ और एक Cl मैंने यहाँ ले लिया, सपोज़ यहाँ सपोज़ मैंने H ले लिया अबव द प्लेन और यहाँ ले लिया CH3, सपोज CH3 बिलो द प्लेन है, राइट। और यहाँ मैंने ले लिया H बिलो द प्लेन और यहाँ ले लिया मैंने सपोज़ H ले लिया अबव द प्लेन। ओके, अब मुझे यही ट्रीटमेंट मैंने दिया है, CH3ONA है और मुझे मालूम है ये रिएक्शन E2 के थ्रू जाएगी। जब E2 के थ्रू रिएक्शन जाएगी तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर ये जो रिएक्शन है ना वो कंसर्टेड रिएक्शन होगी। कंसर्टेड मतलब नो इंटरमीडिएट फॉर्म होगा, कोई इंटरमीडिएट नहीं बनेगा वहाँ पर, देयर इज़ नो इंटरमीडिएट। एक बात तो ये आप कह रहे हैं, या आप ये कह सकते हैं सर इंटरमीडिएट का नाम आप ट्रांजिशन स्टेट भी बोल देते हो, और आप ये भी कहते हैं ना एंटी एलिमिनेशन होगा। कैसा होगा एलिमिनेशन, एंटी एलिमिनेशन। तो एंटी एलिमिनेशन होगा, आपने कहा है ना जो CH बॉन्ड है, CH बॉन्ड है और कार्बन लिविंग ग्रुप है, ये एक दूसरे के एंटी पोजीशन में होना चाहिए, एंटी पोजीशन में होना चाहिए। अब देखो इस Cl के एंटी पोजीशन पे कौन सा पार्ट है ना, इस Cl के रिस्पेक्ट में देखो ये वाला जो H है, कौन सा H निकलेगा, ये H निकलेगा इस Cl के साथ में या ये H निकलेगा, है। नंबर डाल देता हूँ मैं 1 2 3, तो इसका आंसर मुझे आप दोगे कि इस Cl के साथ कौन सा H एलिमिनेट करूँ, है ना। 1 पोजीशन से H निकालूँ, 2 से या 3 से। और हिंट आपके पास ये एंटी एलिमिनेशन है ना, यानी कि एक ग्रुप अबव द प्लेन होना चाहिए, दूसरा बिलो द प्लेन। प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करना है ना, तो प्रोटॉन तो यहाँ है, ये वाला प्रोटॉन निकलेगा बिलो द प्लेन से, ये वाला H नहीं निकलेगा क्योंकि ये सेम साइड में Cl अबव द प्लेन, फिर ऑल्सो H अबव द प्लेन, तो यहाँ से प्रोटॉन नहीं निकलेगा, तो प्रोटॉन यहाँ से निकलेगा बेटा, प्रोटॉन यहाँ से निकलेगा, ये H आपका बिलो द प्लेन है और ये Cl अबव द प्लेन है, यानी कि फाइनल प्रोडक्ट बेटा ये बन के आएगा आपका। फाइनल प्रोडक्ट अगर आप लिखेंगे तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा इस तरीके से, और ये H अगर आपने अबव द प्लेन लिखा है तो अबव द प्लेन ही रहेगा, अगर ये स्टीरियो दिखा रहे हो तो ये CH3 बिलो द प्लेन है तो CH3 है। और वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था E2 मैकेनिज्म को समझने के लिए विद स्टीरियो। इन जनरल अगर देखा जाए तो स्टीरियो बेस्ड क्वेश्चन नीट में नहीं पूछा जाता है ना, JEE में चांसेस ज़्यादा रहते हैं स्टीरियो बेस्ड पूछने के क्वेश्चंस, बट अगर इन केस आ जाए तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ मैं। देखो ये जो एग्जाम्पल है ना बेटा, ये E2 रिएक्शन तो है, लेकिन इसको क्या बोल रहा हूँ मैं, हेलोजिनेशन बोल रहा हूँ इसे मैं बोल रहा हूँ बेटा डीहाइड्रोजिनेशन, मतलब रिमूवल किसका हो रहा है, HCl का रिमूवल हो रहा है ना। अब मैं बात करूँगा डी हेलोजिनेशन, तो डी हेलोजिनेशन रिएक्शन भी आपकी जो बेटा होती है ना, वो भी आपकी जो है डी हेलोजिनेशन रिएक्शन जो है ना, वो भी आपकी E2 रिएक्शन के थ्रू ही जाती है। अगर मैंने ये रिएक्शन ले ली, सपोज इस तरीके से लिख देता हूँ ना, ऐसी भी आपको रिएक्शन मिलती है ना, CH3 लिखा, यहाँ Cl लिखा मैंने और ये CH3 ले लिया, यहाँ Cl ले लिया, राइट, और यहाँ पर भी H लगा दिया मैंने, सपोज यहाँ H लगा दिया, या C2H5 कर लो, C2H5 कर दिया मैंने यहाँ,
और यहाँ C2H5 ले लिया मैंने, और ये मैंने रिएक्शन ले ली जिंक मेटल की प्रेजेंस में। तो जिंक मेटल की प्रेजेंस में मालूम है बेटा ZnCl2 निकलता है ना, यानी Cl2 निकल जाता है, मतलब क्या हो जाता है बेटा, डी हेलोजिनेशन हो जाता है यहाँ पर, डी हेलोजिनेशन। बट ये रिएक्शन भी आपकी किसके थ्रू जाती है, E2 रिएक्शन के थ्रू जाती है, ये बात ध्यान में रखना है। डी हेलोजिनेशन जिंक मेटल के साथ में भी ये दोनों Cl निकलते हैं ना, वो E2 रिएक्शन के थ्रू जाती है, बट वो दोनों Cl सेम साइड से नहीं निकलते हैं। E2 रिएक्शन में आपको मालूम है एंटी एलिमिनेशन होता है ना, और एंटी एलिमिनेशन में अब HCl नहीं निकलेगा, Cl निकल रहा है, तो दोनों जो Cl है ना बेटा, जो दोनों Cl है ना वो कैसे होना चाहिए, वो एंटी पोजीशन में होना चाहिए। एक Cl अगर यहाँ होना चाहिए तो दूसरा Cl यहाँ, तो अगर एंटी पोजीशन में होंगे तभी E2 मैकेनिज्म होगी। तो यहाँ देखो, यहाँ तो उससे पता नहीं चल रहा है सर कि ये सेम साइड पे कि एंटी पोजीशन पे है ना, एंटी पोजीशन पे देखो बेटा कब होंगे ये। अब इस स्ट्रक्चर को मैं, क्योंकि ये फिशर प्रोजेक्शन कहलाता है ना, अगर आपने पढ़ा है ये फिशर प्रोजेक्शन कहलाता है, ये फिशर प्रोजेक्शन है। अब मुझे यहाँ से देखना है कि सिस अल्किन फॉर्म होगी या ट्रांस अल्किन फॉर्म होगी, राइट। अब अगर मैं ये देखूँ, इसको मैं न्यूमैन प्रोजेक्शन में कन्वर्ट कर लेता हूँ, ठीक है ना। न्यूमैन प्रोजेक्शन मालूम है ना, अगर मैं ये मान लूँ बेटा ये फ्रंट कार्बन है मेरा, ये बैक कार्बन है, तो ऐसे कर लो इसे, ऐसे कर लो इसे, और यहाँ पर Cl है ये, और ये CH3 है, दोनों अपराइट बाई होंगे ना, और नीचे C2H5 है, और यहाँ पर भी C2H5 है। यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये 100 हर्ट्ज प्रोजेक्शन हो गया, 100 हर्ट्ज प्रोजेक्शन ले लिया मैंने, ये Cl है, और यहाँ बेटा क्या है, CH3 है, CH3 है, ठीक है ना। ये स्ट्रक्चर कन्वर्ट करना आता है ना आपको इसमें, अगर ये स्ट्रक्चर कन्वर्ट करना आता है ना तब ये आसान है आपके लिए समझना। अब मुझे इन दोनों Cl को एंटी पोजीशन में लेके आना है, और एंटी पोजीशन पे क्या होगा, ऐसे अगर रोटेशन में कर दूँ भाई, अगर मैं इसको रोटेट करके इस Cl को नीचे ले आऊँ, मैं इस वाले Cl को रोटेट, व्हील की तरह है ना, ये व्हील की तरह है, इसे रोटेट करके मैं नीचे ले आया, यानी कि जो मेरा वाई था ना, ये इस तरीके से बेटा ऐसे समझो ना, ये Cl नीचे ले आया मैं, जब Cl को रोटेट करूँगा तो ये C2H5 यहाँ आ जाएगा, और CH3 यहाँ आएगा, और इस Cl को रोटेट करके मैं ऊपर ले गया, स्टैगर्ड बना दिया ना मैंने बेटा, ऐसे मैं ये कह रहा हूँ स्टैगर्ड पोजीशन कर दी मैंने ऐसे, है ना। जब रोटेट करूँगा ना इसे एंटी क्लॉकवाइज, तो Cl ऊपर चला जाएगा, और Cl ऊपर जाएगा तो CH3 इधर आएगा, और ये C2H5। अब देखो ये दोनों Cl जो है ना वो एंटी पोजीशन पे आ गए, अब ये दोनों Cl निकलेंगे साइमल्टेनियसली, तो फाइनली प्रोडक्ट जो बनेगा ना बेटा वो इस तरीके से बन जाएगा, क्योंकि आप ये कह रहे हो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा इसके बीच में, और यहाँ एक CH3 है, यहाँ C2H5 है, और यहाँ देखो बेटा इस साइड में C2H5 है, और यहाँ इस साइड में CH3 है। तो आप मुझे ये कमेंट करके बताओ ये कौन सी अल्कीन है, ये सिस अल्कीन है या बेटा ट्रांस अल्कीन है। मुझे कमेंट करके आप बोलो सिस है या ट्रांस अल्कीन है। तो बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट बताया मैंने ये, बट अगर कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग है ना तभी आप इसका आंसर दे सकते हो, बट आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। फिशर प्रोजेक्शन से मैंने कन्वर्ट कर दिया इसमें 100 हर्ट्ज प्रोजेक्शन में। कुछ लोग डायरेक्टली फिशर से भी निकाल लेते हैं, कोई इशू नहीं है, बट मैंने कोशिश किया आप डायरेक्टली मत निकालो, है ना, 100 हर्ट्ज में ले जाओ उसे, क्योंकि आपने एक कंसेप्ट के साथ में फिशर के साथ में 100 हर्ट्ज प्रोजेक्शन भी सीख लिया ना कि कैसे लिखते हैं उसे। अब ये बात समझ में आ गई, डी हेलोजिनेशन रिएक्शंस इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक मेटल भी आपकी E2 रिएक्शन ही होती है। तो एग्जांपल समझ में आ गया होगा। तो एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, उसका आंसर आप मुझे दोगे, राइट। तो ये मैंने बात E2 रिएक्शन की बात कर ली, चलो इतना ही काफ़ी है वैसे। E1 का एग्जांपल ले लिया मैंने, यहाँ E2 का समझा दिया आपको। तो मुझे लगता है कि E1 E2 रिएक्शन आपको अच्छे से क्लैरिटी के साथ में समझ में आ गई होगी, राइट। एंड द लास्ट रिएक्शन की तरफ बढ़ता हूँ मैं, E1 CV मैकेनिज्म, राइट। तो E1 CV मैकेनिज्म देख लो, बड़ा प्यारा सवाल है ये भी, है ना। E1 CV मैकेनिज्म पहले देख लो लिखा है क्या है यहाँ पर। E1 CV मैकेनिज्म में क्या लिखा, 2 स्टेप मैकेनिज्म है, 2 स्टेप मैकेनिज्म है। पहले CH बॉन्ड ब्रेक होगा, फिर क्या होना है, कार्बन लिविंग ग्रुप ब्रेक होना है, देन उसके बाद कार्बन कार्बन बाई बॉन्ड। पहले वो बेटा ये कह रहा है CH बॉन्ड ब्रेक होगा पहले, फिर उसके बाद कार्बन लिविंग ग्रुप बॉन्ड ब्रेक होगा, और फिर कार्बन कार्बन बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होना है। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात आती है ना, देखो ये रेड में ये लिखा हुआ ना कार्बेनाइन का फॉर्मेशन होता है ना, इंटरेस्टिंग चीज़ ये आती है बेटा, यहाँ कार्बेनाइन का फॉर्मेशन होता है, एज ए कार्बेनाइन फॉर्म होता है, ठीक है। और जो गलती करते हो ना यहाँ पर मैं बताऊँगा आपको क्या गलती करते हैं। और लिविंग ग्रुप क्या रहता है बेटा, यहाँ लिविंग ग्रुप गुड नहीं रहता है, बैड लिविंग ग्रुप रहता है, लाइक फ्लोराइड, है ना, फ्लोराइड, ये फ्लोरीन, है ना, बैड लिविंग ग्रुप रहेगा। गुड लिविंग ग्रुप नहीं लेंगे हम, बैड लिविंग ग्रुप लेते हैं, राइट।
अभी कंडीशन मैंने बता दी, एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। देखो CH3 CHF और यहाँ ले लिया मैंने CH2 देन CH3, राइट। अब क्योंकि यहाँ पर भी स्टीरियो मैटर नहीं कर रही तो हमें नहीं देखना है कि एंटी एलिमिनेशन है या नहीं है। अब मैं बेस बेटा यहाँ कैसा भी यूज़ करूँ, है ना, चाहे मैं बल्कि बेस यूज़ करूँ चाहे नॉन बल्कि, प्रोडक्ट तो सेम ही मिलेगा। बल्कि यूज़ करूँ मैं चाहे नॉन बल्कि, तो दोनों के केस में बेटा यहाँ बल्कि और नॉन बल्कि से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन ही बनेगी। कैसी अल्कीन बनेगी? लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बनेगी, राइट। लेस सब्स्टिट्यूट, इस पर फोकस करना है। A1CV रिएक्शंस में एलिमिनेशन थ्रू कॉन्जुगेट बेस के केस में लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन एज अ मेजर प्रोडक्ट, ये फोकस करना है ना, मेजर प्रोडक्ट बनेगी आपकी, ठीक है ना। ये बात मैं कह रहा हूँ बेटा। ऐसा देखो क्यों होता है इसमें। पहले तो आपने कहा कि CH बॉन्ड ब्रेक होगा तो बेस क्या करेगा ना, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। या तो इसके रेस्पेक्ट में देखो ये अल्फा पोजीशन है, ये बीटा पोजीशन है, ये भी बीटा पोजीशन है, इसे बीटा डैश कर लो। या तो बीटा पोजीशन से प्रोटॉन निकलेगा या बीटा डैश से प्रोटॉन निकालेंगे तो सेकेंडरी कार्बोनाइन बन जाएगा। बीटा से निकालेंगे तो प्राइमरी कार्बोनाइन। तो डेफिनेटली पहले प्रोटॉन यहाँ से निकलेगा, इस वाली पोजीशन से प्रोटॉन निकालेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से प्रोटॉन निकलने से क्या ना, देखो प्राइमरी कार्बोनाइन बन रहा है CH2 CHF देन CH2 देन CH3, ये बन रहा है प्राइमरी कार्बोनाइन। और दिस प्राइमरी कार्बोनाइन इज स्टेबलाइज बाय दिस फ्लोराइड, है ना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये स्टेबलाइज कर देगा इसे, है ना। कॉन्जुगेट बस बेस बन गया ना। ये एलिमिनेशन किसके थ्रू हो रहा है? एलिमिनेशन थ्रू कॉन्जुगेट बेस। अब ये यहाँ से फ्लोरीन लीव आउट कर जाएगा, देन क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा आपका CH2 डबल बॉन्ड CH देन सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। तो मैंने आपसे कहा डबल बॉन्ड यहाँ नहीं आएगा, कभी भी यहाँ से नहीं निकलेगा प्रोटॉन। क्यों? क्योंकि आपने देखा है कार्बेनाइन बन रहा है। प्राइमरी कार्बेनाइन इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू सेकेंडरी कार्बेनाइन, ओके। तो ये बात हो गई आपकी A1CV मैकेनिज्म की। तो होपफुली कि जितना मैंने आपको अभी तक बताया E1 रिएक्शंस में, E2 रिएक्शन में और A1CV में, तो मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत सारे मैंने एग्जांपल्स लिए थे और उनमें एग्जांपल्स में मैंने वेरिएशन भी लिया है, राइट। तो E1 में मैंने 3 एग्जांपल्स लिए थे, E2 रिएक्शन में 2 एग्जांपल्स लिए थे, जिसमें मैंने सेटजेप प्रोडक्ट की बात की थी, हॉफमैन प्रोडक्ट की बात की थी, देन E1CV मैकेनिज्म की बात कर ली थी, राइट। तो आपको अगर एज ए इंटरमीडिएट की बात करना है तो इंटरमीडिएट आप ध्यान में रखेंगे। E1 रिएक्शन में इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन, E2 रिएक्शन में आप देखेंगे ट्रांजिशन स्टेट या नो इंटरमीडिएट, E1CV रिएक्शन में आप ध्यान रखेंगे कार्बेनाइन। डेफिनेटली इतनी बात अगर आपको याद रहेगी तो आप क्वेश्चंस को आसानी से हैंडल कर सकते हैं। तो मैंने जितने भी एग्जाम्पल्स लिए थे होपफुली वो सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लव यू ऑल एंड टेक केयर।